नमस्कार, मैं सूरज पांडे। जीएस बाय नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई कंपटीशन एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए हम आज आपको जीएस में साइंस पढ़ाएंगे। बायो का टॉपिक है एचआईवी एवं एड्स। इससे क्वेश्चन अक्सर करके सभी कंपटीशन में आ ही जाते हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं। अब पहले इस पर चर्चा हो जाए कि एचआईवी कैसे होता है, एड्स कैसे होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है। पहले इस पर चर्चा हो जाए कि हमें होता कैसे है, एचआईवी कैसे होता है, फिर और बताएंगे कैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन से इसके टेस्ट हैं। इस सब की चर्चा बाद में होगी। पहली कारण है कि 100 में से 80% एचआईवी के पेशेंट जो होते हैं वो अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन, असुरक्षित यौन संबंध से होता है एचआईवी। जैसे हम देखते हैं आजकल कहीं लोग कहते हैं कि इनसे प्यार किए, उनसे प्यार किए, आज छूटा कल टूटा, ब्रेकअप हुआ उनसे किए। अरे यार, प्यार में सेक्स बड़ा ही ज़रूरी होता है, इनसे सेक्स, उनसे, कई लोगों से सेक्स। ये जो अन्य देश हैं कि इंग्लिश सभ्यता वाले, इसमें तो और काफ़ी आम बात है। कई शादियां करते हैं। पहले तो आपके मन में ये भी उठता होगा कि ये राजा महाराजा कई शादियां करते थे, तो ऐसी है, ऐसा बात है कि 2 व्यक्ति हैं तो 2 में से एक के पास एचआईवी होगा, तभी आपको एचआईवी होगा। पहली है कि अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन, और दूसरा है संक्रमित सिरिंज के प्रयोग से करने से होता है। अगर वो सिरिंज किसी एचआईवी मरीज को लगी हुई है और आपको भी लग गई तो उससे आपको भी एचआईवी हो सकता है। तीसरा है संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने से। अगर व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित है और उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया गया तो वो व्यक्ति भी एचआईवी से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा है कि लगभग 1 महीने तक कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हुए 1 महीना हुआ है तो वो लगभग टेस्ट में नहीं आता है, और उससे पहले अगर उससे ब्लड ले लिया गया तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। अब चलिए, हमें एचआईवी से बचने के लिए सुरक्षित यौन संबंध करना चाहिए। यौन संबंध करते वक्त कंडोम का प्रयोग करें। और सेकेंड है, हमें स्टरलाइज सुई का प्रयोग करें, एक सिरिंज एक ही व्यक्ति को प्रयोग करें। और तीसरा है, जो ब्लड हो, ब्लड चढ़ाने से पहले एचआईवी टेस्ट उसका हो। और फिर एक देखते हैं कि जब छोटे बच्चे जो रहते हैं, आजकल तो जो एडल्ट हैं वो किस करते वक्त तो करते ही हैं, फिर भी कुछ ध्यान रखते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अपना प्यार जताने के लिए लोग छोटे बच्चे को होठ से होठ पकड़ के किस करते हैं, चुंबन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि हमें मम्मी या पापा से ही ऐसा करना है या अपने छोटे भाई से। वो बाहर कोई अपरिचित व्यक्ति भी आ गया, अगर गोद में ले लिया तो उन्हें वैसे ही किस करता है, जिससे कई बीमारियां इससे ट्रांसमिट होती रहती हैं। उसमें से एड्स भी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बच्चे को हमें ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे हम लोगों से ही सीखते हैं। बच्चा सोचता है कि अगर मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तो यानी कुछ अच्छा ही होगा, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और चलिए फिर देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स। एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर करके आता है कि मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 में से किसी में एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम कर देगा, किसी में एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम कर देगा, किसी में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम लिख देगा। मतलब एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको उसी पे टिक करना है जिसमें रहेगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए फिर बात होता है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आता है कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी वायरस मतलब इम्यून की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दे देंगे और कई तरीके से ह्यूमन इम्यूनो वायरस
इम्यूनो इफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म वही सही होगा जिसमें रहेगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ऑप्शन में आएगा कि HIV किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, या कवक से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन क्या मारना रहेगा कि HIV जो है वो विषाणु से होता है। किससे होता है? HIV विषाणु से होता है। अब बात ये होता है HIV के सिम्टम्स जो होते हैं कब आते हैं। पहले तो 3 महीने तक कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, कहीं कहीं 3 महीने पे कुछ व्यक्तियों को लक्षण आने लगते हैं। जैसे इसमें ऐसे होता है कि जब 2 देश के सैनिक आपस में लड़ते हैं तो एक देश का सैनिक धीरे धीरे जब कमज़ोर पड़ने लगता है तब दूसरे देश का सैनिक हावी हो जाता है। ऐसे लिम्फोसाइट T4 कोशिकाएं जब HIV वायरस से लड़ने में अक्षम हो जाती हैं, नहीं लड़ पाती हैं HIV वायरस से, तब ये सिम्टम्स आने लगते हैं। कभी कभी ये अगर किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है तो उनकी लिम्फोसाइट कोशिकाएं T4 HIV वायरस से लड़ने में बहुत जल्दी ही असमर्थ हो जाती हैं। जैसे 3 महीने में ही, किसी किसी के 2-3 साल लग जाते हैं, कि कहीं कहीं 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो कई बीमारियां उस व्यक्ति को घेर लेंगी। चलिए फिर ठीक, और इस पर बात फिर हो गई। अब चलते हैं, ये देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे मितली आना, गले में सूजन, जननांगों के आसपास फोड़े, बड़े बड़े फोड़े निकलते हैं, पस भरे रहते हैं, बुखार आना, 1 महीने से अधिक खांसी, दस्त, लगातार वजन घटना। अगर आप सबको भी मतलब किसी को भी, भगवान न करे कि हो जाए, किसी को भी ये लक्षण है तो अगर समय रहते टेस्ट करवा लिया गया और ये दवा चल गई तो व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। और चलिए देखते हैं इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है एलिसा टेस्ट और रैपिड टेस्ट। पहले रैपिड टेस्ट होता है। अगर रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में एलिसा टेस्ट आता है। फिर एलिसा टेस्ट होने के बाद में, एलिसा टेस्ट 95% सही रहता है, एलिसा टेस्ट हो जाता है। फिर CD4 सेल्स काउंट, ये CD4 सेल्स काउंट टेस्ट जब किया जाता है इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का लिम्फोसाइट T4 कोशिकाएं HIV वायरस से लड़ने में अक्षम हैं या सक्षम हैं। अगर सक्षम हैं तो CD4 सेल्स काउंट में पता चल जाएगा कि अभी इन्हें दवा देने की, एड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दवा नहीं दी जाएगी। तो CD4 सेल्स काउंट इसलिए की जाती है। अब बात होती है कि एब्सोल्यूट टेस्ट क्या है। एब्सोल्यूट टेस्ट ये है, जो गरीब देश होते हैं वो CD4 सेल्स काउंट टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, ये टेस्ट महंगा पड़ जाता है, तो एब्सोल्यूट टेस्ट से काम चलवाते हैं। हालांकि एब्सोल्यूट टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक। और फिर चलते हैं वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, इसलिए वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट बहुत अधिकतर होता नहीं है। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट पे फिर काफ़ी चर्चा क्या किया जाए। फिर चल रहे हैं, देखते हैं रीपा टेस्ट। भाई रीपा टेस्ट बहुत अधिक खर्चीला और महंगा है, इसलिए रीपा टेस्ट नहीं किया जाता है। रीपा टेस्ट बहुत ही अधिक खर्चीला है। अब चलिए ह्यूमन फ्लोरोसेंस टेस्ट। भाई ह्यूमन फ्लोरोसेंस टेस्ट में इतना समय लग जाता है कि ये भी टेस्ट सक्सेस नहीं, इसलिए इसे किया नहीं जाता है। अब ठीक है, PCR टेस्ट के बारे में चर्चा। PCR टेस्ट HIV 2 तरीके के होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। तो PCR से HIV फर्स्ट का टेस्ट होता है। PCR टेस्ट जो है इससे HIV फर्स्ट का टेस्ट होता है, लेकिन खर्चीला बहुत होता है। फिर हम करपास टेस्ट लेते हैं। अब करपास सबसे राजा टेस्ट है। चलिए करपास टेस्ट के बारे में क्या देखते हैं, करपास टेस्ट के बारे में क्या पूछना है। करपास टेस्ट HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड दोनों के लिए राजा है। ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, तो इसलिए हम करपास टेस्ट ही करवाते हैं। करपास टेस्ट सबसे अच्छा माना जाता है। और चलिए हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर। जय हिंद, जय भारत।